हेलो फ्रेंड्स। आज की चर्चा कोटक महिंद्रा बैंक के नाम। कोटक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट जैसे ही आए, मार्केट में ऊपर से झटका लगा। कोटक महिंद्रा बैंक, आप देखिएगा आज का हाई 1867, करीबन 1850 रुपये के आसपास जो है ये ट्रेड कर रहा था जब रिजल्ट आया। और उसके भी ऊपर जो है ये ट्रेड कर रहा था लगभग 1855, 60 और 1867 के आई थे। जैसे ही रिजल्ट आए, ऊपर से झटका लगा नीचे की तरफ। शेयर प्राइस आया 1814 रुपये। 1814 रुपये का आज का, इससे पहले का भी जो है लो था। और इसके बाद जो है 1814 जो है दोबारा भी आया, झटके में आया, हालांकि वो तुरंत ऊपर चला गया। उसके बाद ऊपर गई मार्केट और फिर देखिएगा नीचे 1800 के लेवल के पास, 1805 1806 के आसपास आया, फिर बाउंस किया और फिर देखिएगा 1800 के लेवल तोड़ दिए। और आप देखेंगे कि शाम को 1800 के ऊपर जो है बहुत ही कम समय जो है ये शेयर ट्रेड करता हुआ नजर आया। नीचे देखिएगा लो लगाए 1775 के, हालांकि जहाँ पे ज़्यादा देर टिका नहीं। 1890 रुपये के आसपास जो है ज़्यादातर जो है समय ट्रेड होता हुआ, 1790 रुपये के आसपास जो है ट्रेड होता हुआ नजर आया। जो 3 मंथ्स के एवरेज वॉल्यूम हैं उनके आसपास ही जो है आज वॉल्यूम्स भी हुए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि CDSL के रूल चेंज करने की वजह से, सेबी के रूल चेंज करने की वजह से, जो है लीवरेज पोजीशंस कम होने की वजह से वॉल्यूम्स घट गए थे पीछे। तो आप ये देखिएगा कि 3 मंथ्स का जो एवरेज है उसी के आसपास जो है शेयर्स आज ट्रेड करते हुए नजर आए। यानी कि जो सेलिंग थी वो वॉल्यूम के साथ थी, और मोस्टली जो वॉल्यूम्स हैं वो आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहे हैं, ये रिजल्ट आने के बाद के हैं। और आज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के भी डेटा सेल के हैं, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का पसंदीदा शेयर ये है कोटक महिंद्रा बैंक। क्यों टूटे बैंक के शेयर्स? उसका मुख्य कारण था रिजल्ट में ऐसा क्या था कि जो है शेयर प्राइस करीबन 90 रुपये की मूवमेंट जो है ऊपरी प्राइस से देता है। 1867 से 1775 दोनों प्राइसेस का गैप देखिएगा, आपको बात समझ में आएगी। 92 रुपीज़ का गैप है। 92 रुपीज़ की मूवमेंट कोटक महिंद्रा बैंक में क्यों आई? लेकिन इससे पहले चर्चा करते हैं पिछले रिजल्ट की। जब पिछले क्वार्टर रिजल्ट आए थे तो ये शेयर 1350-1400 रुपये के आसपास ट्रेड करता था। रिजल्ट आने के बाद इसने 600 रुपये की जो है मूवमेंट जो है शेयर्स ने दी है। और अगर आप परसेंटेज टर्म्स में बात करें तो 25 से 30% की मूवमेंट जो है पिछले रिजल्ट्स के बाद जो है देखने के लिए मिली। तो मार्केट को उम्मीद थी कि रिजल्ट अच्छे आएंगे, रिजल्ट अच्छे भी थे, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ थी? प्रॉब्लम थी कि ग्रोथ नहीं थी, पहली बात। लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, प्रॉब्लम थी असेट्स क्वालिटी में, जो मैं आपके साथ चर्चा करता जा रहा हूँ। बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर असेट्स क्वालिटी के जो इश्यूज़ हैं वो काफ़ी गंभीर होते जा रहे हैं। और सबसे खास बात ये कि जिस सेक्टर में अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी वहाँ पर भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है, दैट इज़ ए रिटेल। तो जो रिटेल बैंकिंग जो है सेफ मानी जाती थी, वहाँ पर जो है प्रोविजंस भी बढ़ते जा रहे हैं और प्रॉफिट भी घटता जा रहा है। और ये पूरा एनालिसिस जो है मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट की वजह से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कोई भी NPA नहीं बनेगी जो लोन मोरेटोरियम पीरियड में गए थे, तो उसकी बदौलत जो है आप उसकी इंटरेस्ट अर्निंग भी अपनी प्रॉफिट एंड लॉस में शामिल कर रहे हैं। लेकिन इस बैंक ने काफ़ी जो है अब की बार पहली बार ऐसा माना है कि उसकी एसेट्स क्वालिटी में दिक्कत आ रही है, और अब की बार फिर से उसने जो है प्रोविजंस बढ़ाए हैं। तो लॉकडाउन पीरियड्स के अंदर जो जून क्वार्टर था उसके बाद देखिएगा यहाँ पर इस बैंक को भी परेशानी लगी, और इस बैंक ने भी जो है प्रोविजंस काफ़ी हायर साइड पर बनाए हैं। तो इसका मतलब है कि एसेट्स क्वालिटी की प्रॉब्लम इसने जैसे ही झेली, और यही बड़े प्लेयर्स को बात समझ में आती है, उनको EPS समझ में नहीं आती। उनको पता है कि जो बैंक का बिजनेस है, अर्निंग्स तो जो है वो बैंक कमाई लेंगे, लेकिन अगर एसेट्स क्वालिटी खराब हो गई और अगर एसेट्स में बैड लोन्स हो गए तो प्रॉफिट भी जो है साफ होगा, और बैंक की ग्रोथ के ऊपर भी जो है डेंट पड़ सकता है। तो इन्हीं कारणों की वजह से आज शेयर्स के प्राइस में दबाव देखने के लिए मिला। आइएगा अब करते हैं चर्चा आज की शुरू। तो चर्चा का मुख्य केंद्र कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट 1:10 पर आए, जैसा आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं। मीटिंग सुबह चली, जो है ऑडिट कमेटी की मीटिंग हुई 9:30 पे। उसके बाद बोर्ड मीटिंग हुई, और बोर्ड मीटिंग का फैसला जो है वो 1:10 पर आया, और वो मार्केट आवर्स थे। ये देखिएगा, मार्केट आवर्स की तो बात कर चुका हूँ मैं, पहले कंसोलिडेट रिजल्ट आपसे किससे शेयर करूँ।
उससे पहले मैं स्टैंड अलोन रिजल्ट्स की बात करूंगा आपके साथ। देखिएगा पिछले क्वार्टर में मैं बैंकों का एनालिसिस हमेशा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे करता हूँ। 6836 करोड़ के रेवेन्यूज़ थे जो 6790 हो गए। इसका मुख्य कारण लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट था, तो जो इंटरेस्ट अर्निंग थी वो घटती हुई नजर आई। दूसरा बेहतरीन जो रिजल्ट्स थे उनके अंदर अदर इनकम्स की जो फिगर्स थी वो पिछले क्वार्टर्स में 1452 करोड़ थी, जो इस बार 1334 करोड़ हो गई। तो ये भी बेहतरीन तरीके से जो है गिरते हुए नजर आए। कुल टोटल इनकम की भी बात करेंगे तो 8288 करोड़ थी जो 8124 थी। तो हालांकि देखिएगा गिरावट जो है वो मामूली सी है, यानी कि 2% के आसपास है, लेकिन फिर भी डेंट क्यों पड़ा? डेंट इसलिए पड़ा कि जो असेट्स क्वालिटी है वो बिग इशू है। अब यहाँ पे भी समझिएगा असेट्स क्वालिटी कैसे पता चलेगी। इंटरेस्ट पे किया 2922 करोड़, वो जो कि इस बार घट के 2783, यानी कि सभी बैंक ने अपने जो डिपॉजिट्स पे रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा दिए हैं, एफडी के रेट घटा दिए हैं। मार्केट में ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे की तरफ है, उसकी वजह से ब्याज भी कम दिया इन्होंने। एम्प्लॉय की कॉस्ट जो है यहाँ पे घटती हुई नज़र आई, पिछले साल के मुकाबले में भी और पिछले क्वार्टर के मुकाबले में भी। तो जो सैलरी घटी उसका बेनिफिट जो है इनको अपने खर्चों में मिला, लेकिन अदर एक्सपेंसेस बढ़ते हुए नज़र आए। और पिछले क्वार्टर में जो 1077 करोड़ के थे 1298 करोड़ के हुए, जिसकी वजह से टोटल खर्चे जो हैं आपको पिछले क्वार्टर के मुकाबले में करीबन 51 करोड़ जो है ज़्यादा नज़र आए। 51 करोड़ के खर्चे ज़्यादा नज़र आए। इनकम आपको जो है पिछले बार से कम नज़र आए, इसलिए जो प्रॉफिट्स हैं वो भी देखिएगा करीबन 214 करोड़ जो है कम आए। 214 करोड़ की ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कम आए। ऑपरेटिंग फ्रंट्स पर जो है परेशानी हालांकि मामूली है, लेकिन जिस बैंक को 35 से 40 की पी रेशियो मिलती है उस बैंक के लिए ये एक निराशा वाली बात थी, क्योंकि एफआईज जो है ग्रोथ वाले स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जब ऐसे बिजनेस में ग्रोथ नज़र नहीं आएगी तो उन्होंने देखिएगा यहाँ पर इसको ऊपर से ही पटक के मारा आज। और यहाँ पर समस्या ख़त्म नहीं होती, समस्या आती है यहाँ पर। जो प्रोविजंस पिछले बार 368 करोड़ के थे वो 599 करोड़ के, और पिछले साल ये 444 करोड़ के थे। और देखिएगा बैंक बार बार ये बोल रहा था कि मैंने तो कोविड के प्रोविजंस बना लिए हैं, मैंने तो कोविड के प्रोविजंस बना लिए हैं। तो उस कोविड के प्रोविजंस से भी ये पता चल रहा है कि वो कोविड के प्रोविजंस पर्याप्त नहीं थे। और फिर देखिएगा यहाँ पर जो पिछले क्वार्टर में 368 करोड़ के प्रोविजंस थे और वो अब 599 करोड़ हो गए। ये जो चीज़ है ये सबसे ज़्यादा बुरी जो है फाइज को लगी। वो अभी ऑपरेटिंग फ्रंट्स पे जो है प्रॉफिट को मान सकते थे कि चलो कोविड की सिचुएशन है तो डी ग्रोथ हो सकती है बिजनेस में, लेकिन यहाँ पर थी समस्या प्रोविजन बढ़ गया 368 करोड़ से 599 करोड़। तो आप ये देखिएगा ये करीबन 230 करोड़ के आसपास का जो जंप हुआ प्रोविजंस में, ये एफआईज को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से आज आपने शेयर्स के अंदर गिरावट भी देखी। 2928 जो आपके प्रॉफिट थे बिफोर टैक्स वो 2484 हो गए, करीबन 18% की गिरावट जो है प्रॉफिट के अंदर खत्म हो गई। और टैक्स के बाद अगर आप देखेंगे तो 2188 और 1853 करोड़, तो सिमिलर जो है प्रॉफिट जो है डी ग्रोथ हुआ, जो मैंने आपके साथ बात की। और ईपीएस के अंदर भी उसका असर जो है देखने के लिए साफ साफ मिलना ही था। और ईपीएस देखिएगा 11 रुपये से घटकर 9.36 हो गई, तो ये भी करीबन 18% के आसपास की जो है गिरावट बनती है। एंड जो है ईपीएस के अंदर ये ईपीएस की डी ग्रोथ, प्रोविजंस बढ़ने, और यहाँ पर समस्या आ गई। और इसका अगर आप 9 मंथ्स में भी देखेंगे तो जो रिटर्न ऑन असेट्स हैं जिससे कि बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी का पता चलता है वो पिछले साल 9 महीने में 1.5% थी, एनुअलाइज नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये है 1.42, तो यहाँ पर भी 0.8 की गिरावट देखने के लिए मिली। तो हो सकता है कि अभी इस शेयर के अंदर आपको अभी पिक्चर अभी और देखनी जो है बाकी हो सकती है। तो देखते हैं 27 तारीख को किस तरीके से ये पैन आउट होती है आगे चल के। प्रॉब्लम कहाँ से आई? प्रॉब्लम देखिएगा रिटेल बैंकिंग में लॉस हो गया 151 करोड़ का, जो कि पिछले क्वार्टर में 447 जो है आपने प्रॉफिट दिखाया था। ट्रेजरी इनकम्स यानी कि जो इन्वेस्टमेंट से आप कमाई कर रहे हैं उसमें एक मेन कंट्रीब्यूशन स्टॉक मार्केट के ऊपर होने का भी फायदा इनको मिल रहा है। तो ट्रेजरी इनकम्स में इनको जो है काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स मिल रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी जो बेनिफिट ट्रेजरी इनकम में मिल रहा है। अगर रेवेन्यूज़ की बात करेंगे तो कॉर्पोरेट रेवेन्यूज़ जो हैं होलसेल बैंकिंग के वो मोर और लेस एक जैसे ही थे। उसके अलावा रिटेल बैंकिंग के अंदर जो रेवेन्यूज़ हैं वो बढ़ते हुए नजर आए, लेकिन उसका प्रॉफिट नहीं, यानी कि ये प्रोविजंस की वजह से हुआ है। ट्रेजरी इनकम आपको घटती हुई नजर आई। तो कुल मिला के जो रिटेल का लॉस है ये भी मार्केट को पसंद नहीं आया।
और समस्या जो है वो अगर कंसोलिडेटेड बेसिस में बात करें, क्योंकि उसमें इंश्योरेंस कंपनीज का बिजनेस, म्यूचुअल फंड्स का बिजनेस भी है, तो आप देखिएगा अदर इनकम जो है 20% जंप की हुई है। तो इसका मतलब ये जो बाकी सब्सिडरीज है वहाँ पे परफॉर्मेंस ठीक है। टोटल इनकम जो है वो आपकी 10% बढ़ती हुई नजर आई है कंसोलिडेटेड बेसिस पे, यानी कि जो बाकी कंपनीज अदर देन बैंक वो अच्छा कर रही थी। प्रोविजंस देखिएगा 674 करोड़, तो बाकी जो बैंक हैं बैंक के साथ जो एनबीएफसीज है उनके प्रोविजंस भी बढ़े हैं। और कुल मिला के जो कंसोलिडेटेड बेसिस पे ईपीएस है वो करीबन 10% गिरी है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सब्सिडरी कंपनीज की परफॉर्मेंस फिर भी बेहतर रही है बैंक की परफॉर्मेंस के मुकाबले में, अगर कंसोलिडेटेड बेसिस पर हम आकलन करें तो। प्रॉब्लम कहाँ पे थी? प्रॉब्लम ये है कि जो नेट एनपीए हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को ना माना जाए, नॉर्मल तरीके से अगर हम अकाउंटिंग करते, तो ये देखिएगा 3.31 की कंसोलिडेटेड बेसिस पर ग्रोस एनपीए है, और बैंक के बेसिस पे यानी कि स्टैंड अलोन बेसिस पे 3.27% है। तो ये जो 3% से ऊपर की एनपीए हैं, ग्रोस एनपीए, ये एफआईज को बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छे म्यूचुअल फंड्स की जो स्कीम्स हैं उनको ये पसंद नहीं है। तो यहाँ पर इस शेयर्स के लिए एक जो है होल्ड जो है हो सकता है थोड़े समय के लिए, कि जो एक नया बाइंग इंटरेस्ट क्रिएट ना हो इस तरीके के बैंक में, क्योंकि अगले क्वार्टर के रिजल्ट जो हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी और म्यूचुअल फंड्स भी देखना चाहेंगे कि नई पोजीशंस बनाने से पहले। तो इसलिए जो है इस बैंक के शेयर्स के ऊपर आज आपको दबाव देखने के लिए मिला। और ये पूरा जो एनालिसिस मैंने आपके साथ किया, इसमें अगर आपके अपने व्यूज़ हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। जो भी आपको डिफरेंट व्यूज़ लग रहे हों तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मेरी इसके अंदर कोई भी पर्सनल पोजीशन नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर मेरी पोजीशंस हो सकती है, और क्योंकि ये बैंक निफ्टी का कंपोनेंट है तो उससे रिलेटेड जो मेरी कोई भी पोजीशंस हो सकती है, मैं उस बात से इनकार नहीं करूंगा। लेकिन ये जो रिजल्ट्स हैं उसके अंदर जो पोजीशंस हैं वो आपके सामने हैं। आपको रिजल्ट एनालिसिस कैसा लगा मुझे ज़रूर से ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।